हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद विशाली। तो आज हम देखेंगे क्लास 12 की पॉलिटिकल साइंस की दूसरी बुक का चैप्टर 7 जिसका नाम है जन आंदोलनों का उदय। तो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे इसका इंट्रोडक्शन कि इसमें हमें क्या क्या टॉपिक पढ़ने हैं। तो इसमें हम देखेंगे जन आंदोलन, चिपको आंदोलन, दल आधारित आंदोलन, राजनीतिक दलों में स्वतंत्र आंदोलन, दलित पैंथर्स, भारतीय किसान यूनियन, ताड़ी विरोधी आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन, नेशनल फिश वर्कर्स फोरम जिसको NFF कहते हैं, सूचना अधिकार का आंदोलन, वाद विवाद और संघर्ष, जन आंदोलन के सबक। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि जन आंदोलन क्या होता है। तो जनता के द्वारा किसी भी समस्या के विरोध में चलाए जाते हैं ये आंदोलन। मतलब कि जो जनता है उसको कोई चीज़ या मतलब कि कोई समस्या है उनको, तो उसके विरोध में मतलब कि आंदोलन चलाते हैं, जिससे कि बहुत सारे लोग इकट्ठे होकर आंदोलन करते हैं। तो उसी को जन आंदोलन कहते हैं। अब है कि चिपको आंदोलन कब हुआ था। तो इसकी शुरुआत 1973 में हुई थी। स्थान था उत्तराखंड के गाँव से शुरू हुआ था ये। और जो मतलब कि नेतृत्व थे, मतलब कि किसने शुरू किया था, ये सुंदरलाल बहुगुणा ने किया था। तो इसमें क्या था, इसमें गाँव वालों ने खेती के जो औजार बनाने के लिए वन विभाग से अंगूर के पेड़ काटने की अनुमति मांगी थी, लेकिन वन विभाग ने अनुमति नहीं दी थी। मतलब कि जो गाँव वाले हैं उन्होंने औजार बनाने के लिए लकड़ी के तो अंगूर के पेड़ को काटने की अनुमति मांगी थी, पर उन्होंने अनुमति नहीं दी थी जो वन विभाग है। और फिर वन विभाग ने खेल सामग्री बनाने के लिए भी निर्माता कंपनी को अनुमति दे दी। मतलब कि ये है कि उनको गांव वालों को तो उन्होंने अनुमति नहीं दी, पर जो खेल बनाने के लिए कंपनी थी उसको उन्होंने अनुमति दे दी। तो इससे जो गांव वाले हैं उनमें गुस्सा हो गए, उनमें गुस्सा पनपा। तो इसी का विरोध करने के लिए एक अनोखा तरीका अपनाया। मतलब कि जो दूसरे को कंपनी बनाने के लिए पेड़ काटने की अनुमति दे दी और हमें देनी, तो इसके विरोध में उन्होंने एक तरीका अपनाया कि महिलाओं ने पेड़ों को बाहों में भर लिया। जैसे हम लोग हक करते हैं, गले लगते हैं, तो उन्होंने पेड़ों को गले लगा लिया कि काटो, अभी काटो। तो इस प्रकार से उन्हें काटने से बचाया। तो यही आंदोलन जल्दी से और गाँव में भी फैल गया, क्योंकि आपको तो पता है कि एक गाँव में जो बात चली है वो दूसरे गाँव में तुरंत फैल जाती है इस तरह। फिर गाँव वालों की मांग हुई कि जंगल की कटाई का ठेका बाहरी व्यक्ति को ना दिया जाए। कि बाहरी व्यक्ति को क्या पता कि मतलब कि वो तो मतलब कि वो तो लगातार काटता रहेगा, उसको कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा। जो वहाँ पर रह रहे हैं नुकसान तो उनको होगा ना। तो इस तरह से तो जो स्थानीय लोग हैं वहाँ की जंगल जल जमीन पर नियंत्रण होगा। मतलब कि जो लोग जिस जगह पे रहते हैं सिर्फ वही वहाँ का मतलब कि जल वगैरह और जंगल मतलब कि सब चीज़ वो यूज़ कर सकते हैं अपने तरीके से। और जो न्यूनतम मजदूरी है और पारिस्थितिक को नुकसान पहुंचाए बगैर सरकार गांव का विकास करे। मतलब कि किसी भी चीज़ को नुकसान भी ना पहुंचाए, सरकार जो है वो मजदूरों का भला करे, ठीक है। और अब है दूसरा आंदोलन जिसको दल आधारित आंदोलन कहते हैं। तो जब कोई आंदोलन ऐसा बन जाए जिसमें जो राजनीतिक पार्टी वगैरह जैसे कि कांग्रेस पार्टी वगैरह वो उनका संचालन राजनीतिक रूप से करे, मतलब कि उनके नेतृत्व में हो आंदोलन, तो उसको दल आधारित आंदोलन कहते हैं। जैसे कि आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, यहाँ जो किसान है तथा खेतीहर मजदूर हैं उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व में अपना विरोध किया था। तीसरा आंदोलन जो राजनीतिक दलों में स्वतंत्र आंदोलन है, इसको देखते हैं। तो इसमें कई समूह व्यक्तियों का विश्वास लोकतांत्रिक संस्थाओं और चुनावी राजनीति से उठाए गए हैं। इसमें बहुत सारे लोगों का समूह होता है जो राजनीतिक दल से जुड़ा हुआ होता है। तो जो ये समूह होता है ये दलगत राजनीति से अलग हुए और जनता का लाभ बंद करना शुरू किया। मतलब कि ये पहले राजनीति में थे लोग, फिर वो वहां से निकल कर मतलब कि उनसे अलग होकर फिर जो जनता की भलाई के लिए वो आंदोलन शुरू करते हैं। तो मध्य वर्ग के युवा कार्यकर्ताओं ने गांव गरीब लोगों के बीच रचनात्मक कार्यक्रम तथा सेवा संगठन चलाए। तो इसकी प्रकृति स्वयंसेवी होती है। मतलब कि ये अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा के बारे में सोचते हैं, तो इसलिए इन्हें स्वयंसेवी संगठन या स्वयंसेवी क्षेत्र का संगठन कहा गया है। इन संगठनों ने अपने को दलगत राजनीति से दूर रखा। इन्होंने ना चुनाव लड़ा ना पार्टी को समर्थन दिया। अब है हमारा दलित पैंथर्स संगठन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो इसकी शुरुआत कब हुई, तो इसकी शुरुआत हुई 1972 में। और कौन सी जगह से हुई, महाराष्ट्र में। और इसको किसने शुरू किया, दलित युवाओं के द्वारा। मतलब कि जो दलित के युवा हैं उनके द्वारा। तो आज़ादी के बाद के सालों में जो दलित समूह हैं वो मुख्यतः जाति आधारित असमानता और अपने साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ लड़ रहे थे। जैसे कि छुआछूत प्रथा के खिलाफ थे। एक्ट 17 दलितों की बस्तियां अब मतलब अब भी मुख्य गाँव से दूर होती है। अब दलित महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार होता है और इन घटनाओं को रोकने में कानून समक्ष नहीं थी, मतलब कि पहले के समय में। और 1989 में सरकार ने एक व्यापक कानून बनाया इसके खिलाफ, जिसके अनुसार जो दलित है उन पर अत्याचार करने वालों को कठोर दंड दिया जा सकता था।
इसका मुख्य एजेंडा जाति प्रथा खत्म करना तथा गरीब, किसान, मजदूर, दलित, वंचित वर्गों एक संगठन बनाना था इन सब का। तो दलित पंथ का मतलब कि जो है ये टूट गया, इसकी जगह बामसेफ ने ले ली। और जो ये बामसेफ है इसको बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी एप्लाइज फेडरेशन कहा जाता है। भारतीय किसान यूनियन, ये क्या होता है? तो ये हुआ, इसकी शुरुआत 1988 में हुई थी। और कौन सी जगह से हुई थी? मेरठ में, जो कि उत्तर प्रदेश में। इसका नेतृत्व किसने किया था? बीकेयू मतलब कि भारतीय किसान यूनियन ने। और ये जनवरी 1988 में यूपी के मेरठ शहर में 20,000 किसानों मतलब कि किसान जमा हुए थे और बिजली दर में बढ़ोतरी का विरोध किया था। मतलब कि जो बिजली के पैसे हैं वो ज़्यादा बढ़ गए थे, तो उसके लिए 3 हफ्ते तक ये डेरा डाला था, शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया था और अनुशासित धरना था। मतलब कि बिना किसी खून खराबी के ऐसे था ये। और आसपास के जो गाँव हैं उन्होंने किसानों को राशन मिलता रहता था। मतलब कि जो आसपास के गांव हैं वो लोग किसानों के लिए खाना वगैरह देते रहते थे। और जो ये बीकेयू है ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हरियाणा के किसानों का संगठन था। अब ये बीकेयू की मांगे मतलब कि क्या क्या थी उनकी मांगे जिसके लिए वो ये धरना लेकर बैठे थे? तो नंबर 1 पे है कि गन्ने गेहूं की जो सरकारी खरीद है उसमें मतलब कि बढ़ोतरी हो, और जो कृषि उत्पाद है उसमें अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध हटाई जाए, मतलब कि जो टैक्स वगैरह है वो सब नहीं लगाए जाएं, और समुचित दर पर गारंटी शुदा बिजली दी जाए, और जो कर्जा माफी है और किसानों को जो पेंशन वगैरह है वो सब भी दी जाए। ऐसी मांग देश के अन्य किसान संगठनों ने भी की थी, जैसे कि महाराष्ट्र का एक संगठन था जिसको शेतकरी संगठन कहते हैं। अब इसकी क्या क्या विशेषताएं थी? तो सरकार से अपनी मांगों को मनवाने के क्रम में जो बीकेयू है उसने रैली, धरना, जेल भरो आंदोलन चलाए। तो इसमें जो हजारों लाखों किसानों ने भाग लिया। बीकेयू की असली ताकत थी कि उसमें जो लोगों हैं वो लोग हजारों की और लाखों की संख्या में थे, मतलब कि हजारों लाखों की संख्या में किसान उसके साथ थे, बीकेयू के पास थे मतलब कि। और 1990 के दशक के शुरुआत के मतलब कि जो साल थे उसमें बीकेयू ने अपने को सभी राजनीतिक दलों से दूर कर लिया, मतलब कि जितने भी राजनीतिक दल से उनसे अलग रख लिया खुद को। और इस संगठन ने राज्यों में मौजूद अन्य किसान संगठनों के साथ मिलकर अपनी मांगे मनवाने में सफलता भी हासिल की। ताड़ी विरोधी आंदोलन, तो इसकी शुरुआत हुई थी 1990 में और आंध्र प्रदेश में हुई थी। तो इसका नेतृत्व था मतलब कि इसको महिलाओं ने चलाया था और ताड़ी की बिक्री का विरोध किया था। ताड़ी मतलब कि दारू। और आंदोलन की शुरुआत आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले के जो दुबरगट्टा गांव है उसमें महिलाओं के मतलब कि बीच में मतलब कि एक प्रौढ़ साक्षरता कार्यक्रम चलाया गया था, और जिसमें महिलाएं जाने लगी। वहां महिलाएं जो पुरुष हैं उनके द्वारा शराब, ताड़ी आदि पीने की शिकायत करती थी। तो जो ग्रामीण हैं उनको शराब की गहरी लत लग चुकी थी, जिससे कि वह शारीरिक और मानसिक रूप से कमजोर हो रहे थे और शराबखोरी से कर्जा बढ़ रहा था। और नेल्लोर जिले की जो महिला हैं वो ताड़ी के विरोध में आगे आई। खबर फैलने से 5,000 गाँव की मतलब कि महिलाओं ने आंदोलन में भाग लिया और आंदोलन की कड़ियाँ मतलब कि नारा लग दिया उन्होंने, एक ताड़ी की बिक्री बंद करो। और राज्य सरकार को ताड़ी की बिक्री से काफ़ी मतलब कि टैक्स प्राप्त होता था, जिसको राजस्व भी कहते हैं, इसलिए जो सरकार है इस पर प्रतिबंध नहीं लगा रही थी। इस तरह जो ताड़ी विरोधी आंदोलन है उसमें महिला आंदोलन बन गया। और इससे मतलब कि पहले जो घरेलू हिंसा, दहेज प्रथा, कार्यस्थल एवं सार्वजनिक स्थानों पर यौन उत्पीड़न के खिलाफ काम करने वाले महिला समूह आमतौर पर शहरी मध्यवर्गीय महिलाओं के बीच ही सक्रिय थी। इन आंदोलनों से महिलाओं के बीच जागरूकता फैली। नर्मदा बचाओ आंदोलन, जो कि वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। तो इसका नेतृत्व था मेघा पाटेकर ने इसको शुरू किया था। कब शुरू किया था? 1980 के दशक में मध्य प्रदेश में शुरू किया था। तो जो नर्मदा नदी है वो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में बहती है। सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा पर थी। इस परियोजना को मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र से गुजरने वाली जो नदियां हैं और उसकी सहायक नदियों में डैम बनाने थे। तो बड़े डैम तो 30 थे और मीडियम डैम 135 थे और छोटे 300 थे। और बांध की परियोजना थी। इसके लाभ और हानि दोनों थे, तो एक एक करके देखते हैं। तो इसके लाभ थे कि पीने का पानी मिलेगा और सिंचाई का भी पानी मिलेगा, बिजली का भी उत्पादन होगा और कृषि की उपज बढ़ेगी। और हानि थी कि 245 गांव डूब सकते हैं, 2.5 लाख लोगों को पुनर्वास करना होगा और रोजगार आजीविका छिन जाएगी। अब हम देखते हैं दूसरा टॉपिक जो है वाद विवाद तथा संघर्ष या फिर परियोजना पर विवाद। तो इस मॉडल के औचित्य पर सवाल उठाए गए। यह कहा गया कि अब तक के सभी विकास परियोजनाओं पर हुए खर्च का विश्लेषण किया जाए और उनके बड़े आंकड़े मतलब कि उनके आंकड़ों का भी निकाला जाए और जिनको इन योजनाओं से नुकसान हुआ है। और लोगों ने इस बात पर ध्यान दिलाया कि इन परियोजनाओं का लोगों के पर्यावास, आजीविका, संस्कृति तथा पर्यावरण पर बुरा असर पड़ा। हमारा टॉपिक है कि आंदोलनों की मांग। तो जल, जंगल, जमीन पर जो स्थानीय समुदाय हैं उनको नियंत्रण होना चाहिए। सरकार और न्यायपालिका यह भी मानते थे कि लोगों की
मतलब कि जो पुनर्वास है वो भी मिलना चाहिए। और अदालत ने सरकार को बांध का काम आगे बढ़ाने की हिदायत दी। साथ ही आदेश दिया कि प्रभावित लोगों को पुनर्वास की सुविधा दी जाए और ये आंदोलन 2 दशकों तक चला। अब हमारा टॉपिक है कि नेशनल फिशर मतलब कि फिश वर्कर्स फोरम, मतलब कि जिसको NFF कहते हैं, ये मछुआरों ने शुरू किया था। तो भारत मछुआरों की संरचना में विश्व में दूसरा स्थान है भारत का। और सरकार ने मशीनीकृत मत्स्य आखेट के लिए बॉटम ट्राउलिंग, ये एक मशीन है, जैसी प्रौद्योगिकी को अनुमति दे दी। इससे जो देशी मछुआरे हैं उनके जीवन और आजीविका में संकट आ गया और इसलिए जो मछुआरों ने इसका विरोध किया और 1980 में मछुआरों ने मिलकर NFF बनाया। NFF ने 1997 में केंद्र सरकार से पहली कानूनी लड़ाई लड़ी और सफलता भी पाई। सरकार ने व्यावसायिक जहाज़ों को गहरे पानी में मछली मारने की इजाज़त दे रखी थी। इसका NFF ने विरोध किया। विदेशी कंपनी को मछली मारने के लाइसेंस के खिलाफ NFF ने 2002 में एक हड़ताल भी की। हमारा टॉपिक है सूचना का अधिकार। तो इसकी शुरुआत हुई 1990 में, जिसके नेतृत्व में मजदूर किसान शक्ति संगठन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में MKSS कहते हैं, तो राजस्थान में काम कर रहे संगठन ने सरकार के सामने यह मांग रखी कि अकाल राहत कार्य और मजदूरों को दी जाने वाली पगार के रिकॉर्ड का खुलासा किया जाए। और इन्हें लग रहा था कि इनके साथ घपला हुआ है। 1994 से लेकर 1996 में इन्होंने प्रशासन के सामने अपनी बात रखी। आंदोलन के दबाव में कानून में संशोधन किया गया। अब पंचायत के दस्तावेज की प्रतिलिपि प्राप्त करने की अनुमति दी। 1996 में MKSS ने दिल्ली में सूचना के अधिकार को लेकर समिति का गठन किया। तो 2002 में सूचना की स्वतंत्रता विधेयक पारित हुई। 2004 में सूचना के अधिकार विधेयक सदन में रखा और 2005 में राष्ट्रपति की मंजूरी भी मिल गई इस संगठन को। अब है जन आंदोलन के क्या क्या सबक थे। तो आंदोलनों को समस्या की तरह नहीं देखना चाहिए। इन आंदोलनों का उद्देश्य दलीय राजनीति की कमियों को दूर करना यह हमारे लोकतंत्र का अहम हिस्सा है। समाज में जिन व्यक्तियों की समस्या राजनीति से दूर नहीं हो पाती है, वही आंदोलन शुरू करते हैं। विभिन्न समूहों के लिए आंदोलन अपनी बात रखने का एक बेहतर तरीका है। इन आंदोलनों में लोकतंत्र की रक्षा की है। हमारा लास्ट टॉपिक है तो जन आंदोलनों की आलोचना। तो आंदोलन, हड़ताल, धरना, रैली से सरकार के कामकाज में बुरा असर पड़ता है। सरकार की मतलब की जो निर्णय प्रक्रिया है वो बाधित होती है। लोकतांत्रिक व्यवस्था भंग होती है। आंदोलन का मतलब केवल धरना प्रदर्शन या सामूहिक कार्यवाही नहीं होता है। इसके अंतर्गत किसी समस्या से पीड़ित लोग धीरे धीरे एकजुट होते हैं और आंदोलन का काम लोगों को जागरूक बनाना भी है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए उसके लिए मुझे कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।